कैसे जिएगा, इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही कि भैया इस तरह का भोजन मार क्या सेफ गार्ड लगाए जाए। बड़ा कई बार मैंने मैंने एक तरह से मैंने ऐसी कैसे हम कितनी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रहे। तो हम पूरी विज्ञान जो है वो संघर्ष पर टिकी हुई है, इस बात को अपने को देखना चाहिए, इसको प्रमाणों से देखना चाहिए कि हमारा धन कहाँ लग रहा है, हमारा बेस्ट ब्रेन कहाँ काम कर रहा है ना, जिसको माने जो जीवन शक्तियाँ, तो आप पाएंगे कि जीवन शक्तियाँ माने अच्छे से अच्छे मानव के लोग, और अभी भी आइंस्टीन जैसे लोग जिन्हों को बाद में काफ़ी पीड़ा हुई इस, क्योंकि फाइनली जब प्रमाण देखते हैं तो पता लगा कि हम तो डिस्ट्रक्शन के लिए ही काम किए, है ना। फाइनली यदि आप माने जिस जो भी उसने काम किया, चाहत कुछ भी रही हो, प्रमाण क्या निकला, है ना, तो पता लगा डिस्ट्रक्शन के लिए काम किए। तो ये सब चीज़ों से ध्यान जाता है कि हम संघर्ष, विज्ञान जो है, भोगवादी प्रवृत्ति तो संघर्ष की ओर जाती ही है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि ग्रीड के लिए रिसोर्सेज नहीं है पूरे। सर्व सुख की बात करेंगे तो रिसोर्सेज पर्याप्त हैं ना। तो इस तरह से बहुत सारे ढंग से अपन देखेंगे तो विज्ञान की कड़ी समीक्षा की जा रही है। इसके आधार पर मानवेतर संपूर्ण प्रकृति मानव के लिए, मानव के उपयोग करने के लिए है ना। तो क्या विज्ञान का सिद्धांत है कि है क्यों भैया पूरी धरती क्यों है, मानव के लिए है जी, हमारे लिए है, और मानव में से भी किसके लिए, वही उसको उपयोग करने योग्य है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। माइट इज राइट, है ना, पावरफुल ही जिएगा है ना। ऐसे इसके मूल में सिद्धांत हैं जिसकी वजह से ऐसी उसकी प्रवृत्तियां या उसका आचरण दिखाई दे रहा है। इसको अच्छे से जांचना चाहिए। अर्थात जो दूसरे को मारपीट, लूटपाट, हत्या, आतंक, जानमारी करता है ना, वही अभी देखो, अभी देखिए उसको, अब कई बार ये कह सकते हैं सब लोग क्या बात कर रहे हैं यार, ये तो आपने कुछ बाबा कुछ ज़्यादा ही कड़ी समीक्षा कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है यार, विज्ञान तो बहुत बेनीवोलेंट है, सबके भले की बात करता है। तो भैया जिसको डेवलप्ड कंट्री कह रहे हैं उसकी इकोनॉमी का आधार देखिए, है ना। मारपीट, लूटपाट, हत्या, आतंक, जानमारी, है ना, ये एक बेजर कार्यक्रम है ना, दूसरों को डराना धमकाना। अभी हमने हाइड्रोक्सी क्लोराइड क्लोरोक्विन नहीं दे रहे हैं, वहां से धमकी आ रही, देख लो, है ना, रिक्वेस्ट नहीं आ रही है ना। तो क्या मतलब, हम देखेंगे हर जगह इसको दिखाई देगा। दूसरी तरह विडंबना भी है, खुद ऐसा राष्ट्राध्यक्ष बोल रहे हैं हम लोगों को खाली खिला नहीं सकते, खाली बिठा के, जबकि भारत के पास 1 साल से अधिक खिलाने के लिए है ना। तो बहुत सारी जगह अपन देखेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि विज्ञान की मौलिक अवधारणाओं में गड़बड़ी है, जिसकी वजह से उनको बदलना पड़ेगा, है ना। तो इसमें आगे यह भी तर्क हो सकता है, करेगा लूटपाट करेगा, शक्तिशाली ही जिएगा, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा भाई। तो बाबा कह रहे हैं देखो, विज्ञान का घोषणा एक दस्तावेज के रूप में नहीं है। विज्ञान के अर्थ में जो जीने गए, अर्थात विज्ञान को हवाला देते हुए अपने मंतव्य रूपी प्रबंधों को रचना दिए, मतलब जितने भी जो आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, जितनी योजनाएं बनाई जा रही हैं, जितने एडवर्टीजमेंट्स को आप देखें या उनके जो क्रियाकलाप देखे जा रहे हैं, है ना। तो विज्ञान के अर्थ में जो जीने गए, अर्थात विज्ञान को हवाला देते हुए अपने मंतव्य रूपी प्रबंधों को रचना दिए हैं, उनमें इस प्रकार का उल्लेख होना पाया जाता है। इसमें मुख्य घोषणा, इसमें क्या है, यदि विज्ञान की मुख्य घोषणा को क्या देखेंगे तो इसमें मुख्य घोषणा अनिश्चितता, अस्थिरता बिंदु उसमें से स्पष्ट होती है। तो मुख्य घोषणा तो क्या है कि सब कुछ अनिश्चित है भाई, एवरीथिंग इज अनसर्टेन। और अब तो इतना, कई बार इतना मैंने आश्चर्य भी होता है, लोग बोलते हैं चेंज इज ओनली परमानेंट, अनसर्टेनिटी ही परमानेंट है। क्या बेवकूफ़ी बात कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी कैसे परमानेंट हो जाएगी, यही नियम कैसे हो जाएगा। अनिश्चितता के साथ जीना सीख लो, है ना। तो क्योंकि यही परमानेंट है, ये तो होने ही वाला है। और हम इस तरह से जबरदस्ती के, है ना, ओपीएम के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। तो मुख्य घोषणा अनिश्चितता, अस्थिरता बिंदु उसमें से स्पष्ट होती है, जबकि बाबा कह रहे हैं अस्तित्व स्थिर है, जागृति निश्चित है, व्यवस्थाएं अस्तित्व में बनी हुई हैं, मानव भी व्यवस्थित होकर जीना चाहता है। ऐसे बहुत सारे तर्कों से हम, या मानव तो जन्म से ही न्याय का याचक, सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक, सत्य वक्ता है, ऐसे कई तमाम चीज़ों से जब हमारा ध्यान आकर्षण होता है
तो हम ये डाइकोटोमी है ना समीक्षा कर पाते हैं, क्योंकि सही की रोशनी में ही गलत की समीक्षा होगी, इससे पहले हो भी नहीं पाती है। तो इसमें मुख्य घोषणा अनिश्चितता अस्थिरता बिंदु उसमें से स्पष्ट होती है, विज्ञान अपने में स्वतंत्र है, विज्ञानी नहीं। इस बात की पुष्टि वैज्ञानिक दस्तावेजों में मिलती ही है। इसमें प्रश्न यही आता है, विज्ञान की जिम्मेदारी किताब है या मानव है? इस क्रम में किताब के रूप में जो दस्तावेज है, आगे चलकर यंत्र से जो प्रमाणित होगा वह सच्चाई है, अंतिम सत्य भले ना हो, ऐसी मान्यता निष्पन्न हो चुकी है। अब विज्ञान में क्या मान्यता बन गई है कि भैया जो यंत्र बताएगा वही सही, आदमी बताए क्यों? क्योंकि किताब प्रमाण नहीं है। देखिए यहाँ पे दोनों चीजों में एक साथ बाबा ने इसको रखा है। आदर्शवाद के अनुसार किताब प्रमाण है, ग्रंथ प्रमाण है ना। हमारे माने मैं अपने जैन धर्म में कहूँ तो कहते हैं भैया जिनवाड़ी में जो लिखा है फाइनल स्टेटमेंट तो वही है ना। या जो शास्त्रों में लिखा है, तो शास्त्र का एक किताब है। तो विज्ञान ये नहीं कह रहा, विज्ञान एक स्टेप अलग बात कर रहा है। वो कह रहा है विज्ञान की जिम्मेदारी, बाबा ये पूछ रहे हैं किताब होगा कि मानव, विज्ञानी होगा कि नहीं। लेकिन अभी विज्ञान विज्ञानी को नहीं मानता है ना। वो किसको मानता है? यंत्र को प्रमाण मानता है। तो इस क्रम में किताब के रूप में जो दस्तावेज है, आगे चलकर यंत्र से जो प्रमाणित होगा वह सच्चाई है। भले ही ये तो माने हुए कि अंतिम सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये तो हमने पहले ही विज्ञान ने घोषित कर लिया कि अंतिम सत्य तक हमें नहीं पहुंचना है। माने पहुंचना तो चाहते हैं बट वो पहुंचते रहेंगे। अंतिम सत्य भले ना हो, ऐसी मान्यता निष्पन्न हो चुकी है। इसका निष्कर्ष तो यही निकला, यंत्र ही प्रधान प्रमाण हुआ। इस विधि से जिम्मेदारी मानव पर ना होकर यंत्रों पर थोप दी गई। तो भैया यंत्र बताएगा सही क्या है गलत क्या है। इसमें मानव सोच की सुविधा यही हो सकती है कि तर्क के उलझनों को पैदा ना करें। क्यों ऐसा कर दिया? क्योंकि यदि आप माने वैज्ञानिक यदि प्रमाण बन जाता है तब उसके ऊपर जिम्मेदारी आती है। हम उससे पूछेंगे कि भैया विज्ञान तो सर्वसुभ करने निकला था, ये जो रिच और पुअर में गैप क्यों आ गया है ना? कुछ ही लोगों के पास कंसंट्रेटेड क्यों हो जा रही है धन, वेल्थ या पावर, है ना? या ये धरती तो प्रदूषण की तरफ क्यों जा रही है? तो वो कह रहा है भैया देखो यंत्र इस बात को बता रहा है कि प्रदूषण हो रहा है ना। तो लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। इसमें मानव सोच की सुविधा यही है कि तर्क के उलझनों से बच गए। तर्क का प्रयोग तो, क्योंकि तर्क का प्रयोग तो मानव ही करेगा, यंत्रों के साथ कोई तर्क हो नहीं सकता, क्योंकि यंत्र जो करता है वो बार बार करता रहता है, उसमें कोई तर्क नहीं लगता। इस प्रकार बार बार दोहराना ही विश्वास का आधार अथवा भरोसे के आधार को मान लिया गया। इस प्रकार विज्ञान गतिविधियों के अनुसार मानव जिम्मेदारियों से दूर है, जबकि यंत्रों को मानव ही बनाता है। यहां मुख्य मुद्दा आ गया क्या कि भाई यंत्र बनाने का जब बनाया किसने? तो मानव ने। तो निरीक्षण परीक्षण की स्थिति में हम पाते हैं कि हर मानव जिम्मेदारी का पक्षधर है, हर मानव न्याय का पक्षधर है, हर मानव व्यवस्था का पक्षधर है। तो जब हम इसको देखने जाएंगे तब तो यही निकलता है कि हर मानव न्याय चाहता है, व्यवस्था चाहता है और जिम्मेदारी का पक्षधर है कि भाई हाँ बात सही है, जिम्मेदारी तो होनी ही चाहिए। इन सब के मूल में हर मानव समझदारी के पक्ष में है। इस बात का उल्लेख अवश्य है कि हम मानव परिभाषा के रूप में मनाकार को साकार करने वाले हैं और मनस्वस्थता को प्रमाणित करने में प्रचलित शिक्षा विधि से असमर्थ रहे हैं। इसको अपने को एक निष्कर्ष पे आना चाहिए, इस शिक्षा को कर लेना चाहिए कि हम सब चाहते जरूर हैं, है ना, कि मन स्वस्थ हो, मनाकार साकार हो। लेकिन आज की जो प्रचलित शिक्षा के द्वारा जो भी हम बच्चों को संस्कारित कर रहे हैं, उसके रिजल्ट के रूप में तो यही देखने को मिल रहा है, हम ऐसी सर्व सुख की कामना से वो सफल नहीं कर पाते। मना स्वस्थता ही मानव की मौलिकता है। इस मौलिकता को प्रमाणित करने के क्रम में ही मानव सुखी होने के तथ्य को हम अपने में जांच कर प्रमाणित कर चुके हैं। अब बाबा ये कह रहे हैं कि मन स्वस्थता ही मानव की मौलिकता है। इस मौलिकता को, तो जिसका मन अस्वस्थ है वो कोई मौलिकता नहीं है, वो मानव का रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है।
जो हमने सर्वे कर लिए ना, जिनका मन स्वस्थ नहीं है, माने अमानवीयता के सर्वे करने से हम मौलिक मानव की मौलिकता को पा जाएंगे, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मन स्वस्थता ही मौलिकता है। तो इस मौलिकता को प्रमाणित करने के क्रम में ही मानव सुखी होने के तत्व को हम अपने में जांच कर प्रमाणित कर चुके हैं। अब बाबा यहाँ कह रहे हैं वो अपने में ऐसा देख चुके हैं और यह सयस्त विधि से सफल है। हर विधा में हम समाधान पूर्वक जीकर ही सुखी होते हैं। समाधान पूर्वक जीने का सूत्र समझदारी पूर्वक ही सार्थक होना पाया गया। समझदारी सअस्तित्वपूर्ण दृष्टिकोण से संपन्न होता है। इस क्रम में समझदारी का नित्य स्रोत तीन विधा में होना पहले से हम समझ चुके हैं। यह तो पहले से अभी तक प्रस्तुत किया गया अध्ययन से विदित हो चुका है कि आदर्शवादी विधि भौतिकवादी विधि से तार्किक विधियों से समझदारी प्रमाणित नहीं हो पाती। इसको फिर से एक बार ध्यान आकर्षण कर रहे हैं। जितना अभी तक विश्लेषण किया तो ये क्लियर हो गया कि आदर्शवादी विधि और भौतिकवादी विधि से तार्किक विधियों से समझदारी प्रमाणित नहीं हो पाती है। प्रस्तावित सह अस्तित्ववादी विधि से ही अनुभव मूलक विधि से हर नर नारी समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और भागीदारी के रूप में मानवीय आचरण पूर्वक सर्वतोमुखी समाधान को प्रमाणित कर सकते हैं। स्वयं में सदा सदा सुख का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि सार्वभौम समाधान संपन्न होना ही समझदारी की सर्वप्रथम सीढ़ी है। तो पहली सीढ़ी क्या है कि हम अपने में सार्वभौम समाधान से संपन्न हो जाएं, ये पहली सीढ़ी है ना। तो इसको सबसे पहला काम यही होना होगा कि स्वयं में सदा सदा सुख का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि सार्वभौम समाधान संपन्न होना ही समझदारी की सर्वप्रथम सीढ़ी। हर जागृत मानव में यह विद्यमान रहता ही है। इसी कारण बस इसमें जागृत मानव में विद्यमान रहता ही है। इसी कारण बस सदा सदा सुखी होने की संभावना भी समाई रहती है। इसी आधार पर प्रमाणित होने की आवश्यकता बनी रहती है। इस प्रकार हर समझदार मानव परंपरा में से के लिए जिम्मेदार होना, उपकारी होना संभावित हो गया है। तो इस ढंग से यदि हम देखेंगे तो हर समझदार मानव परंपरा में से के लिए जिम्मेदार होना और उपकारी होना। उपकार का क्या मतलब है कि समझे हुए को समझाना, किए हुए को कराना और सीखे हुए को सिखाना, ये उपकार है। तो हर समझदार मानव परंपरा में से के लिए जिम्मेदार होता है और उपकारी होना ही संभावित हो गया है। उपकार का तात्पर्य, अच्छा नीचे दिया ही हुआ है, उपकार का तात्पर्य भी स्पष्ट है कि जागृति के अर्थ में, किस अर्थ में? जागृति के अर्थ में समझा हुआ, जो मैं समझ गया हूं उसको समझा पाऊं, जो किए हुए को कराना है ना। यहाँ पर किस अर्थ में है? सारा समझाना, कराना, ये सारा का सारा इस अर्थ में हो रहा है, जागृति के अर्थ में अंडरलाइंड है। क्योंकि अभी भी हम सिखा रहे हैं, नहीं सिखा रहे हैं ऐसा नहीं है। अभी हम किए को करा रहे हैं, नहीं करा रहे हैं, ऐसा करा रहे हैं, लेकिन वो जागृति के अर्थ में नहीं जा करके या तो भोग के अर्थ में, सुविधा के अर्थ में, संग्रह के अर्थ में ना, रिच पुअर डिवाइड के अर्थ में, उस अर्थ में चला जा रहा है। तो उपकार का अर्थ मतलब है जागृति के अर्थ में, अर्थात जो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था जो लक्ष्य है उसके अर्थ में समझे हुए को समझाना, किए हुए को कराना, सीखे हुए को सिखाना, यह सब समाधानकारी होना, फलतः उपकार सार्थक होना होता है। इस ढंग से मानव कैसा उपकारी हो सकता है? यह स्पष्ट हुआ। यह भी स्पष्ट हुआ है कि हम सब समझदार मानने वाले, ना समझ मानने वाले कैसे समस्याओं को निर्मित किया। ये भी पता चला कि अभी तक हम अपने को, है ना, समझदार मान लिए या नहीं भी माने
दोनों ही मिलकर समस्याओं को ही निर्मित किए, क्योंकि समझदारी का कोई हमारे पास मापदंड ही नहीं रहा। इसी के साथ यह भी स्पष्ट हो गया कि विज्ञान संसार मानसिकता प्रबोधन कार्यों में जिम्मेदारियों से बहुत दूर पहुंचने के क्रम में यंत्र के समान मानव को पहचानने की कोशिश की। तो हमने क्या किया, मानव को भी यंत्र के समान मान लिया। इसमें सर्वथा असफल हुए हैं, क्योंकि मानव यंत्र नहीं है। सह अस्तित्व विधि से स्पष्ट न होने वाली कोई वस्तु ही नहीं है, है ना। सह अस्तित्व विधि से कोई चीज स्पष्ट ना हो, ऐसा होता ही नहीं है ना। संपूर्ण वस्तु को जो समझने योग्य है समझता है, समझा गया भी है, और समझे हुए को समझाना एक स्वयं स्फूर्त। वो 17वां अध्याय की जो रहस्य मुक्ति है, उसकी जो पहली 2-3 लाइनें जो ओपनिंग है ना, वो बहुत गजब की हैं, है ना। इससे लिंक्ड है, इसको मैं मुझे बढ़िया लगता है कि रहस्य क्या है। तो या तो समझ नहीं पाना, या हमें लगता है हम तो समझ गए भैया, लेकिन हम समझा नहीं पा रहे। बात क्या है ना, मैं तो समझ गया हूं, लेकिन जो है ना दूसरे समझना नहीं चाहते। तो या तो समझ नहीं पाना, समझा नहीं पाना, और समझे हुए को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाना, ये तीनों ही रहस्य हैं ना। और अपनी अक्षमता का प्रदर्शन है, या अक्षमता को बताते हैं। तो सह अस्तित्व विधि से स्पष्ट ना होने वाली कोई वस्तु ही नहीं है। हमें हर चीज स्पष्ट हो सकती है, और संपूर्ण वस्तु जो समझने योग्य है वो समझ में आती भी है, समझी भी गई है, और समझे हुए को समझाना एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, स्वयं स्फूर्त क्रिया है। इस प्रकार व्यक्त और अव्यक्त का आधार स्पष्ट हो गया ना। यदि हम अव्यक्त माने हम यदि व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम या तो वो सहस्तित्व विधि संगत नहीं है, या हम समझ ही नहीं पाए हैं। मानव चाहता हुआ को प्रमाणित कर पाया, समझा पाया, यही व्यक्त होने का प्रमाण है। तो व्यक्त होने का क्या मतलब है, जो मैं चाहता हूं उसको प्रमाणित कर ही पाता हूं, यदि समझ गया हूं तो समझा ही पाता हूं। इसी के साथ जीना भी होता है, और जो हम समझा मानते रहे वह समझा नहीं पाए, यही अव्यक्त है। व्यक्त अव्यक्त क्या है, हम मानते रहे कि हम सब समझ गए हैं, लेकिन हम समझा, अभी मैं कई बार ये देखता ही हूं, अधिकतर परिवारों में जब बच्चे 10-12 साल तक के रहते हैं, माता पिता के साथ कम से कम उनके साथ खटपट है ना। लेकिन जैसे ही वो एक उम्र में आते हैं, जब अर्थात जब वो अपने को तर्क को पहचानने लगते हैं, और अपने को भी ये मानने लगते हैं कि अब या तो वो समझने योग्य हैं और समझ गए हैं, है ना, वहां से समस्या शुरू हो रही। क्योंकि एक ही परिवार में 4 सदस्य हैं, चारों अपने को समझदार मानते हैं, और फिर एक दूसरे को नहीं समझा पा रहे, है ना। इसी का मतलब है अव्यक्त है। और फिर भी ये नहीं मानते हैं कि मुझे ही कुछ समझने में कमी हो गई है। तो यही ध्यान आकर्षण करा जा रहा है कि जीना भी इस जो हम समझा मानते रहे और समझा नहीं पाए, यही रहस्य है, यही अव्यक्त है। जबकि सह अस्तित्ववादी रूपी अस्तित्व नित्य वर्तमान और व्यक्त है, इसमें कुछ भी अव्यक्त नहीं है। अर्थात कुछ भी ऐसा नहीं है जो यदि हम समझ गए तो उसको हम जी नहीं पाए, और समझ गए और जी रहे हैं तो दूसरों को समझा ना पाए, दूसरों को जीने के लिए ना दे पाए, ऐसा होता ही नहीं है। बढ़िया। तो इसमें कुछ एक अपने पास 10 मिनट हैं, ये एक बहुत ही बढ़िया एक अध्याय हो गया है ना। अब अपन दूसरे अध्याय पर चल सकते हैं। इसके पहले जो कमेंट्स आए हैं, है ना, उसको एक बार ले लेते हैं, और समय होगा तो अपन मात्रा को पढ़ना शुरू करेंगे। एक बार जस्ट कमेंट्स पर नजर। बढ़िया। तो एंड आई अजय भैया, यू हैव एक्सटेंडेड एवरी पॉइंट डीपली, सुनीता बहन कह रही बहुत बढ़िया। एंड आई कुड विजुअलाइज द हारमोनी, है ना, इन स्पीकिंग। बढ़िया, धन्यवाद, है ना। ये सब सुनीता बहन काफ़ी पहले से जुड़ी हुई भी हैं, और ये बढ़िया उत्साहवर्धन है। भौतिकवाद और आदर्शवाद तरसंगत नहीं है, बहुत बढ़िया। तो ये यदि ध्यान आकर्षण हुआ है ना। यंत्र की बिना मानव बंदर से भी गया गुजरा है, अमित भाई कह रहे हैं, है ना। बिल्कुल ठीक बात है। विशेषता एक अभिशाप है, हाँ, ये तो भाई बिल्कुल एक गजब की बात है कि ज्ञान आदमी को विशेष नहीं बल्कि
सामान्य बनाता है ना। ये बहुत ही अच्छे से मैंने जो बाबा ने कभी कभी बोला और जो ध्यान आकर्षण है ना हुआ है हम लोगों का, ये बहुत ही बढ़िया है। तो मुझे लगता है कि कोई बहुत विशेष इसमें कोई ऐसा तो नहीं दिख रहा है कि हाँ कोष का भी अनुसंधान करता है। बहुत ही सुंदर ये आपका ध्यान आकर्षण हो रहा है ना, क्योंकि बाबा ये कह ही रहे हैं कि पदार्थ में ही वो भ्रूण है, जिस वजह से है ना, तो पदार्थ भी अनुसंधान करता है, इसलिए अगली स्थितियों में व्यक्त होता है ना। प्राण अवस्था पर अनुसंधान करती है, जीव अवस्था अनुसंधान करती है, वहां से ज्ञान अवस्था आती है, और अब हम ज्ञान अवस्था के मानव अनुसंधानरत हैं परंपरा के रूप में। और अगली स्थिति जो कि जागृत परंपरा का घटित होना निश्चित ही है ना। तो ये होगा ही, ऐसा मुझे भी लगता है। हम सब मिलके बहुत अच्छे से ध्यान आकर्षण हो पाया है बाबा के माध्यम से इन चीज़ों पर, है ना। तो बहुत ही बढ़िया। तो मुझे लगता है कि